Hello, students. I hope for your goodness and you all are well at home. So, in SST, we are discussing history, next chapter that is nationalism in India. And in this chapter, we have learned the introduction of the Indian history and we have learned about the Satyagraha movements by the Mahatma Gandhi. Now, in this chapter, next topic is the Rowlatt Act. So we will try to understand what is Rowlatt Act and why it play an important role in Indian history. Embodied with the success, Mahatma Gandhi in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. This act has been readily passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition in Indian members. कि आपका ये सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था आपके 1917-18 में ये शुरू में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी रहा था और बहुत अच्छे से लोगों ने उसको फॉलो भी किया और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला। महात्मा गांधी ने 1990 में एक सत्याग्रह स्टार्ट करने की सोची जो पूरे नेशन वाइड हो। नेशन वाइड का मतलब कि पूरी कंट्री में उसको लॉन्च किया जाए। और ये क्यों लॉन्च किया गया था? तो यह था आपके रॉलेट एक्ट 1919 कि रॉलेट एक्ट 1919 के अगेंस्ट नेशन वाइड सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी के माइंड में 1919 में आया हुआ था। ये जो एक्ट था या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट हम बोलते हैं सदन को, तो वहाँ पे आपके लंदन आपके ब्रिटेन में आपके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो एक्ट्स वगैरह को पास करती है। तो वहाँ पे आपके इंपीरियल लेजिस्लेटिव ने इंडियन मेंबर्स के अपोजिट में, यानी कि इंडियन जो एक दूसरे से यूनाइट हो रहे थे उसके अपोजिशन में इस ILC ने इस एक्ट को पास किया था। और इस एक्ट ने गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट्स का मतलब नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में वर्क कर रही है। गवर्नमेंट को उसने ऐसा पावर दे दिया कि वहाँ पर उनको जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा दी गई कि जो अगर इंडियन मेंबर्स अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो उनको रिप्रेस्ड करे, वहाँ पे उनको रोक दे। और साथ ही साथ जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन्हें दो साल के लिए बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी इंक्वायरी के उन्हें प्रिजन में डाला जा सकता था। तो इस तरह से ये रॉलेट एक्ट आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में प्रपोज्ड किया गया था और इसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था। Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with a hurtle on 6 April. महात्मा गांधी एक नॉन वायलेंस चाहते थे। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब है बहुत ही अच्छे तरीके से किसी की अवज्ञा करना, यानी कि बहुत ही उनका सामने वाले का सम्मान करते हुए उसकी अवज्ञा करते रहना, दैट इज द सिविल डिसओबीडियंस। और महात्मा गांधी ये दो चीज़ चाहते थे कि नॉन वायलेंस भी हो और उसके साथ ही साथ सिविल डिसओबीडियंस भी होती रहे, क्योंकि रॉलेट एक्ट बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिस लॉ था
और जो 6 अप्रैल में इसको एक सामने लेकर आया गया था। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. तो यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ में रैलीज निकाली गई। बहुत सारे वर्कर्स ने जो स्पेशली रेलवे पे वर्कशॉप करती थी, वहाँ पे काम करती थी, दुकानों पे जो काम करते थे, इन सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। और साथ ही साथ रेलवे, टेलीग्राफ जैसी चीज़ों की जो कम्युनिकेशन थी, उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे डराया धमकाने की कोशिश की जा रही थी। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती थी कि ये जो नेशनलिस्ट धीरे धीरे जो उनके माइंड में आ रही है, क्योंकि अब एक साथ पूरे शॉप को क्लोज कर देना, रैलीज निकालना एक बहुत बड़ी बात थी, वो भी उस समय में जब लोग एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की भावना जो धीरे धीरे महात्मा गांधी के द्वारा मुहिम के द्वारा शुरू की जा रही थी, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इसको रोकने की कोशिश कर रही थी। जो लोकल लीडर्स थे उन्हें अमृतसर से उठा लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली भेज दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। And on 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on banks, post offices, and railway stations. So आपने एक वर्ड आप सभी के सामने आता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो ये घटना भी इसी से जुड़ी हुई है कि आपके 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक जो लोग रैली कर रहे थे, जो पोस्ट ऑफिस से बिलोंग करने वाले, रेलवे स्टेशन से लोग थे, बैंक्स वाले पर्सन थे, ऐसे लोग वहाँ पर अमृतसर में एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। सो वहाँ पर जनरल डायर ने मार्शल लॉ इम्पोज्ड किया और उन्होंने कमांड दिया था। तो ये 10 अप्रैल में तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू हुई, क्योंकि 10 अप्रैल में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, लोग प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। और 13 अप्रैल में जो हमारा फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, वह आपकी वहाँ पर घटित होती है। उस टाइमिंग में जलियांवाला बाग में लोग गैदर्ड थे, एक दूसरे का वो प्रदर्शन कर रहे थे गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट, और वहाँ पर जनरल डायर ने कमांड दिया और उन लोगों को वहाँ पे शूट का ऑर्डर दे दिया था। तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसकी वजह से पूरी जो गवर्नमेंट्स थी या जो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हर कोई आना शुरू हो गया था। इसके साथ ही साथ जनरल डायर ने उस समय जो एनुअल फेयर था, जिसे बैसाखी फेयर कहा जाता है, पंजाब का काफ़ी फेमस ये फेस्टिवल है, तो वहाँ पर बैसाखी फेयर को भी वहाँ पे मना कर दिया गया और वहाँ पर बहुत सारी मार्शल लॉ वहाँ पर भी इम्पोज किया गया। बैसाखी फेयर को रोकने की कोशिश की गई थी। उसने सारी एरिया को ब्लॉक कर दिया, किसी को आने जाने के लिए उसने आगे नहीं जाने दिया। इट मीन्स आपकी जो ये बैसाखी फेयर थी, इसको वहाँ पर लोग इसी वजह से वहाँ पर आए हुए थे जलियांवाले बाग में, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट वो प्रदर्शन भी कर रहे थे। और वहाँ पर जनरल डायर उस एरिया में जाता है और हर तरफ से उस पॉइंट को ब्लॉक कर देता है और फिर वहाँ पे उसने फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। और ये आपकी ऐसी
ऐसी घटना थी जिसने एक मोरल इफेक्ट लोगों के माइंड में लानी शुरू कर दी थी। और ये उसने डिक्लेयर किया कि उसने ऐसा काम इसलिए किया था कि जो टेरर, जो सत्याग्रही हैं, उनको एक डराया जा सके, उनको धमकाया जा सके। तो इस तरह से जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बड़े पैमाने पे हर तरफ फैलना शुरू हुआ। एक घटना हर तरफ न्यूज़ बन के फैलनी शुरू हुई। तो इसके अगेंस्ट नॉर्थ इंडियन टाउन्स में बहुत सारी भीड़ सामने देखने को मिलती है। स्ट्राइक किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पुलिस पे, वहाँ पे पुलिसकर्मी थी उनको अटैक किया जाता है, गवर्नमेंट बिल्डिंगों पे धावा बोलते हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी जो गवर्नमेंट है उसका जो रिस्पॉन्स मिलता है बहुत ही ब्रिटल होता है, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होता है। और वो ह्यूमिलिएट करती है, टेरराइज करती है, लोगों को डराती धमकाती है और उन्हें ज़मीन में उनको पकड़ के उनके ग्राउंड पे उनसे नाक रगड़वाती हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं और लोगों को, जो उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके सामने उनको सैल्यूट करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी गांव भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे बमबारी की जाती है, जो पूरी तरह से पूरे के पूरे गांव खराब हो जाते हैं। सो वायलेंस को बढ़ती हुई देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट रोक दिया। तो इस तरह से रॉलेट्स के अगेंस्ट जो सत्याग्रह पूरे नेशन वाइड फैला था वो बंद तो हो गया, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यह सिटीज़ और टाउन्स में ही अभी तक रुकी हुई थी। अभी ये जो है आपके ब्रॉड एरिया पे बहुत ज़्यादा लॉन्च नहीं हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी का मेन फोकस था कि वह इस मूवमेंट्स को गांव तक फैलाएं, यानी गांव को भी जोड़ें, डिस्ट्रिक्ट को जोड़ें, आपके सिटी और टाउन्स के लोगों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ते चले गए। बट दिस मोमेंट वॉज फेल्ड ऑन दिस मोमेंट्स। साथ ही साथ हियर इज वन मोर बैकड्रॉप, दैट वाज दैट इसने एक चीज़ महात्मा गांधी के माइंड में एक फैक्ट वहाँ पे डाल दी गई कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं तब तक मोमेंट्स को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता है। इस वजह से वहाँ पर एक घटना होती है, खिलाफत इशूज़ सामने देखने को मिलती है। अब ये खिलाफत इशूज़ क्या है इसको हम लोग समझते हैं और उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि खिलाफत मोमेंट्स किस तरह से स्टार्ट हुआ और उसने किस तरह से इम्पैक्ट डाला था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, कि जो ऑटोमन टर्की के डिफीट के बाद, जब ऑटोमन टर्की वहाँ पे हार जाता है, ये कंट्री का नाम है, उसी के साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा फिनिश होता है। एंड देयर वर रूमर्स that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world, Khalifa. To defeat the Khalifa's temporal power, the Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1990. कि जैसे ही ऑटोमन टर्की हारती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा फिनिश होता है, लेकिन वहाँ पर ऑटोमन एम्परर, जो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा माना जाता है, जिसे स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड कहा जाता है, उसको ऐसा र्यूमर फैलाया गया कि उनके साथ बहुत ही बेकार शांति वार्ता की गई है। सो अब इसके अगेंस्ट और
खलीफा की सपोर्ट में एक खिलाफत कमेटी बॉम्बे में ऑर्गेनाइज की जाती है कि मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी आपकी बॉम्बे में ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो ये मांग करती है कि खलीफा के जो पावर्स हैं उनको वहाँ पर वापस दे दिए जाएं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड माने जा रहे हैं, खलीफा हैं, तो उनके पावर को कंट्रोल करना, कम करना ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए सही नहीं है। तो वहाँ पे खिलाफत कमेटी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है बॉम्बे में मार्च 1919 में। A young generation of Muslim leaders like the brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. So यहाँ पर एक मौका महात्मा गांधी के सामने आता है कि मोहम्मद अली और एक शौकत अली, दे आर द टू ब्रदर्स, इन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों महात्मा गांधी से मिलते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि इस इशू पे लोगों को एकजुट किया जाए। इट मीन्स जो इंडिया में हिंदू मुस्लिम हैं उनको एक साथ यूनाइटेड किया जाए, उनको एक साथ जोड़ा जाए और इसी एक मोमेंट्स के साथ को आगे बढ़ाया जाए। सो महात्मा गांधी saw this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of a unified national movement। और यहीं से स्टार्ट होता है महात्मा गांधी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी मानी और उनके माइंड में आया कि एक नेशनल मूवमेंट्स के लिए ये एक अच्छा मौका है कि मुस्लिम समुदाय को भी एक नेशनल मूवमेंट से जोड़ा जाए। एट द कलकत्ता सेशन, अब देखिए एक जो कांग्रेस है ये समय समय पे बहुत सारी मीटिंग्स करती हैं, तो जिसे कहा जाता है कांग्रेस सेशन, और ये जिस लोकेशन पे होती हैं उसी लोकेशन के नाम से इनको जाना जाता है। सो जैसे 1920 में कांग्रेस का एक मीटिंग होती है कलकत्ता में, सो इस वजह से इसे कलकत्ता सेशन कहा जाता है। सो कलकत्ता सेशन जब ऑर्गेनाइज होता है तो वह अपने सारे लीडर्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं और खिलाफत मूवमेंट से जोड़ करके एक स्वराज की मांग को सामने रखते हैं। So it is the concept about the Rowlatt Act। So Rowlatt Act में ज़्यादा हमें क्या ध्यान देना है कि पहली चीज़ ये नेशन वाइड सत्याग्रह को बढ़ाने के लिए रॉलेट एक ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी पूछताछ के लोगों को प्रिजनर में डाला जा सकता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे इंडियन मेंबर्स को बैन किया गया था। इसके अगेंस्ट आपका 1919 में एक नेशन वाइड सत्याग्रह आरंभ करने की कोशिश की जाती है। महात्मा गांधी ने एक विचार किया और ये आपके 6 अप्रैल में रॉलेट एक्ट पास किया गया। ये इसके प्रदर्शन हर तरफ होने लगते हैं और इसी से रिलेटेड आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी देखने को मिलता है। इसके बाद से लोगों के मन में टेरर आने लगते हैं और इसके बाद से लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, लोगों के अंदर एक डर समा जाता है और उनके जो सत्याग्रही हैं इनके साथ ब्रिटिशर बहुत ही बैड बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, बंद कर देते हैं। और उस समय उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए उन्होंने अली बंधुओं के साथ या अली ब्रदर्स के साथ खिलाफत मूवमेंट्स को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ आए। और नॉन कोऑपरेशन, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश की जाती है, जो खिलाफत और स्वराज
दोनों को सपोर्ट करता है। और यह प्रस्ताव महात्मा गांधी ने 1920 के कलकत्ता कांग्रेस सेशन में रखा था। So in next day we will try to understand the non-cooperation. Thanks.